नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कमजोर शुरुआत के बाद बाजार में रिकवरी। निफ्टी निचले स्तरों से 250 पॉइंट से ज्यादा सुधर कर 24,250 के नजदीक आया। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस और पावर ग्रिड ने दिया सपोर्ट। बैंक निफ्टी में भी जोरदार तेजी, करीब 500 अंक ऊपर। मिड कैप स्मॉल कैप्स में गिरावट हुई कम। खराब नतीजे और ब्रोकरेज के डाउनग्रेड्स के बाद एशियन पेंट्स 9% लुढ़का। मुनाफा है, मार्जिन सभी में देखा भारी दबाव। जेपी मॉर्गन, सीएलएसए, नोमुरा, मॉर्गन स्टैनली जैसी दिग्गज ब्रोकरेज ने रेटिंग घटाई। जेफरीज ने दिए 2100 के लक्ष्य। खराब नतीजों के बाद आरती इंडस्ट्रीज में 7% की बड़ी गिरावट। Q2 में मुनाफा 43%, एबिटा 16% घटा। मार्जिन भी 16% से घटकर 12.1% पर आए। बायोकॉन के बेंगलुरु प्लांट के लिए बड़ी राहत। यूएस एफडीए से वीआई स्टेट्स मिलने से शेयर में उछाल 6% ऊपर। ऑपरेशनली अच्छी तिमाही नतीजों के बाद फुल जोश में ओला इलेक्ट्रिक का मैनेजमेंट। सीएमडी भावेश अग्रवाल ने सीएनबीसी आवाज से कहा, मुनाफा मार्जिन सुधरने पर फोकस। सभी सर्विस बैकलॉग भी हुए पूरे। कुणाल कामरा के साथ भिड़त को बताया चूक। चौथी जनरेशन वाली मारुति सुजुकी डिजायर लॉन्च। न्यू मारुति डिजायर की कीमत 6.79 लाख से शुरू। पुराने के मुकाबले नई डिजायर के इंटीरियर और एक्सटीरियर में कई बड़े बदलाव। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट पर तो फोकस रहेगा ही, साथ ही बात करेंगे मैनेजमेंट से भी। नतीजों पर वेदांता ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अरुण मिश्रा और सीएफओ अजय गोयल भी हमारे साथ आगे शो में मौजूद रहेंगे। लेकिन पहले मार्केट पर एक स्ट्रैटेजी लेते हैं। आईडीबीआई कैपिटल के ब्रिजेश एल हमारे साथ बने हुए हैं। फटाफट से लेकर आते हैं इस समय मार्केट का एक क्विक चेक और उसके बाद ट्रेड्स को समझेंगे। बाजार में शुरुआत तो हल्की ही हुई थी, लेकिन उसके बाद रिकवरी लोअर लेवल से दिखाई दी है। अब बाजार संभल कर रहा है कारोबार। दिन के ऊपरी स्तर तो नहीं, बट फिर भी लोअर लेवल से रिकवरी लेकर थोड़ा संभलने की कोशिश मार्केट जरूर कर रहा है। निफ्टी 24,200 के ऊपर टिका हुआ है। थोड़ा रेंज बाउंड मोमेंटम पिछले कुछ समय में देखने को मिला है, लेकिन एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी में, जो लोअर लेवल से रिकवर होकर इस समय दिन के ऊपरी स्तरों पर कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। तो बैंक निफ्टी में एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 550 अंकों की तेजी के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर है। मिड कैप स्मॉल कैप देखेंगे तो लोअर लेवल से रिकवर हुए हैं ये भी, लेकिन अभी भी लाल निशान में कर रहा है ट्रेड, स्पेशली मिड कैप इंडेक्स, जहां पर अभी 200 अंकों की कमजोरी देखने को मिल रही है, लेकिन डेज लो से थोड़ा संभल कर कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है फिलहाल। सिमिलरली स्मॉल कैप में भी 100 अंकों की कमजोरी अभी भी देखने को मिल रही है। 18,335 पर स्मॉल कैप इंडेक्स कर रहा है ट्रेड। अब दिखाते हैं मार्केट की ब्रेथ और उसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिखाएंगे। गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में सेल ऑफ है। 1538 स्टॉक जो कि दबाव के साथ कर रहे हैं ट्रेड, वहीं 935 स्टॉक से जो कि तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। अब दिखाते हैं आपको निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, वो तमाम स्टॉक्स जो कि सपोर्ट लैंड कर रहे हैं आज एक कारोबार में, जिन्होंने मदद की है लोअर लेवल से रिकवरी लेकर ऊपर आने में। तो उसमें बैंक स्टॉक्स को क्रेडिट जाता है, जिसमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से सपोर्ट रहा है ही आज एक कारोबार में, लेकिन एक सपोर्ट हमने इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स की तरफ से भी आते हुए देखा। आईटी इनफैक्ट आज हरे निशान में है। मिड कैप आईटी में बाइंग आपको देखने को मिल रही है। ये रहा कॉन्स्टिट्यूशन आपकी स्क्रीन पर। एशियन पेंट्स आज का एक्सीडेंट नंबर्स के बाद फैसला 24 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है। एमएनएम से 10 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है आज के कारोबार में। चलिए ब्रिजेश से पूछ लेते हैं क्या रणनीति मार्केट बंद होने तक रखें दोनों ही इंडाइसिस पर। ब्रिजेश बताइए, निफ्टी बैंक निफ्टी क्या व्यू है? गुड आफ्टरनून मैडम। सो बेसिकली आज काफी दिनों के बाद ऐसे लग रहा है कि शायद आज इंडेक्स सस्टेन कर जाएगा। निफ्टी में अगर बात करें तो हम 30 ट्रेडिंग सेशन के बाद फर्स्ट टाइम सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, और जो पिछली बार जो 23,800 का जो लो बना था वो कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज 24,200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो मेरा इमीडिएट मानना है कि 24,500 का एक लेवल है जहां से पिछली बार थोड़ा सा सप्लाई देखने को मिला था। एटलीस्ट वहां तक का तो मुझे लग रहा है कि एक मूवमेंट में आपको देखने को मिल सकता है। अगर ये वीक अगर हम 24,500 के ऊपर क्लोज कर जाता है तो फिर हम ये कंफर्म करके बोलेंगे कि जो 23,800 का जो लो देखा था वो एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट मार्केट ने ले लिया है। इसी को हम कंफर्मेशन जब करेंगे तब इंडिया विक्स को भी काफी क्लोजली वॉच करेंगे। 13 का एक लेवल है, अगर इंडिया विक्स उस टाइम पे 13 के नीचे ट्रेड कर रहा है तो हम थोड़े और कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं कि ये जो भी है सस्टेन हो सकते हैं, और यहाँ से फिर हम एक थोड़ा सा
एक नया 25,000 तक का एक 500-600 पॉइंट का एक नया तेजी देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो कंफर्मेशन की देरी है, बट देन मोटा मोटी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट ने सपोर्ट ले चुका है। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो हालांकि जब निफ्टी ब्रेक कर तो बैंक निफ्टी एक रेंज में ट्रेड करा था 52,000 और 52,500 पे हाल ही में एक इमीडिएट एक रेजिस्टेंस है। बट देन आप एसबीआई या फिर आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक में भी एक नया एक सपोर्ट से चल रहा है। एचडीएफसी बैंक में एक थोड़ा सा नया तेजी होने की आशंका है। तो अगर हम समझ के चलते हैं तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में हो सकता है कि 52,500 जहाँ पे बहुत सारे कॉल राइटर्स है, हो सकता है वो पोजीशन एक बार निकल जाए। तो वो जैसे ही होता है तो एक नया तेजी का मतलब है कि एक फर्दर बाउंस बैक, जो हम रेंज में चल रहे थे वो रेंज का एक ब्रेकआउट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। ओके चलिए, तो इंडेक्स पर बात हुई, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या रहेगी ब्रिजेश आपकी? कुछ ट्रेड्स निकाले आपने? मैडम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे मुझे लगता है कि एक डायरेक्शनल व्यू बनता हुआ नजर आ रहा है। काफी दिनों के बाद उसमें एक रेंज ब्रेकआउट देखने को मिला, तो मुझे लग रहा है कि ये 300 का लेवल पे काफी अच्छा लेवल है। 15 रुपए का रिस्क रहेगा, 285 के स्टॉप लॉस से इसको मुझे लगता है लोगों को इसको एक बार एक तेजी वाला ट्रेड ले लेना चाहिए। तो एक 340 से 345 तक का एक अपॉर्चुनिटी मुझे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में मुझे दिखाई देता है। इसके बाद जो स्टॉक जिसपे हमारा आज मोमेंटम है, काफी सारे आरएसी पीएफसी अगर आप देखोगे तो उसमें एक मोमेंटम मुझे ध्यान में आ रहा है। पीएफसी पे मुझे लग रहा है कि करंट प्राइस पे अगर किसी को ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के नजरिए से अगर पीएफसी में ट्रेड करना तो पीएफसी में बाय बन सकता है। 467 का जो है वो लेवल उसका स्टॉप लॉस रहेगा और करीब करीब 520 से 525 तक का एक अपॉर्चुनिटी पीएफसी में देखने को मिल सकता है। ओके तो बीईएल और पीएफसी, दो ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं जहां पर आप पोजीशंस आज के सेशन में बना सकते हैं। दोनों में ही तेजी देखने को मिल रही है। पीएफसी तो इनफैक्ट एक स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस पूरे ही एनबीएफसी पैक में दिखा रहा है आज के कारोबार में। चलिए फटाफट से लेकर आते हैं मिड कैप्स का हाल आपके सामने। कुछ सेलेक्ट पॉकेट्स दिखाते हैं जहां पर आज के कारोबार में तेजी मंदी देखने को मिल रही है। पीएफसी की बात की अभी ब्रजेश ने, एनबीएफसीज में एक अच्छा मोमेंटम आज के कारोबार में देखने को मिला है। बैंक्स एनबीएफसीज में इनफैक्ट खरीदारी रही है आज के कारोबार में। पहले एनबीएफसीज के साथ ही शुरुआत करते हैं। पीएफसी हमारी लिस्ट में भी है 8% ऊपर, 5.5% ऊपर आईएफसीआई, पीएनबी हाउसिंग 3.5% ऊपर, 3.5% ऊपर आरईसी कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में। इसके अलावा कुछ और सेलेक्ट पॉकेट्स देखेंगे तो आईटी स्टॉक्स में खरीदारी, ओरेकल 3.5% ऊपर, 2% ऊपर रेट गेन, मास्टेक और कोफोर्ज में 1.5 से 2% की तेजी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। रियल्टी में प्रेस्टीज, मैक्रोटेक डेवलपर्स और शोभा 1% से 3.5% तक की तेजी इन सभी शेयर्स में आज के कारोबार में देखने को मिली है। एफएमसीजी में गिरावट है, बैक्टर्स फूड 4% नीचे, 2.5% नीचे ब्रिटानिया, बजाज कंज्यूमर 2% नीचे, ऑलमोस्ट 2% नीचे गोदरेज कंज्यूमर भी कर रहा है ट्रेड। अर्निंग्स पूरे ही पैक के कमजोर रहे हैं जिसका इंपैक्ट हम देख रहे हैं पूरे स्पेस में। कुछ और स्टॉक्स देखेंगे गिरने वाले, उसमें आरती इंडस्ट्रीज अर्निंग्स का इंपैक्ट अगेन 7.5% नीचे, वर्लपूल 5.5% नीचे, 4% नीचे रिलैक्सो, टाटा एलेक्सी में भी 3.5% की गिरावट देखने को मिल रही है आज के सत्र में। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे वेदांता ग्रुप के मैनेजमेंट से ऑन अर्निंग्स। और दूसरी तिमाही में कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई। 915 करोड़ घाटे के मुकाबले 5600 करोड़ का मुनाफा हुआ है वेदांता को। हालांकि आय में 3.5% का दबाव रहा, मार्जिन भी 3% से ज्यादा गिरे हैं। इन्हीं नंबर्स पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वेदांता ग्रुप के ईडी अरुण मिश्रा और सीएफओ अजय गोयल। आप दोनों का ही स्वागत है इस शो में। लेकिन अरुण जी, आपसे शुरुआत करते हैं। रिजल्ट्स तो अच्छे आए हैं, कंग्रेचुलेशंस अच्छे अर्निंग्स के लिए। तो पहली चीज, कौन कौन से वो ट्रिगर्स रहे हैं जिनसे सपोर्ट मिला है इस बार के अर्निंग्स में? देखिए, प्राइमरीली जो हमारे जो सबसे बड़े बड़े दोनों बिजनेस है, एक है एल्यूमिनियम और एक है जिंक। दोनों बिजनेस में हमने लगातार एक क्वार्टर अंतर क्वार्टर हमने वॉल्यूम एक्सपेंड किया, प्रोडक्शन बढ़ाया और हमने जो कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट कई क्षेत्रों में बढ़ने के बावजूद भी हम लोगों ने उसमें काफी मात्रा में कंट्रोल कर लिया। हालांकि जिंक में तो करीब लगभग 6 क्वार्टर लगातार कॉस्ट की गिरावट हमने देखा, अचीव किया है। और एल्यूमिनियम में भी अगर पिछला साल से कंपेयर करें तो थोड़ा बहुत ही पिछले साल से कॉस्ट करीब काफी कम हुआ है, $40-45 का कॉस्ट कम हुआ है। एंड इसके चलते क्या है कि हमारा जो ओवरऑल एबिटा मार्जिन है, मार्जिन में इंक्रीज हुआ है। ऑफ कोर्स एब्सोल्यूट एबिटा में भी बढ़ा है। एंड सबसे अच्छी बात है कि हमारे जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो पिछले साल के मुताबिक करीब 230% बढ़ा है, जो कि एक दिखाता है कि इस समय में यहाँ इनपुट प्राइसेस बढ़ रहे हो
उस केस में इतना अच्छा रिजल्ट कर पाना अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट। अच्छा वहीं अरुण जी एक चीज और बताइए, जिंक प्रोडक्शन ने आपके बिजनेस को कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट किया है? जिंक प्राइसेस ग्लोबली हमने देखा नॉर्थवर्ड जा रहे हैं, आगे के लिए प्राइसेस को लेकर क्या प्रोजेक्शन है, क्या आउटलुक है जिंक बिजनेस को लेकर? नहीं, हमने तो पहले भी आपको जिंक का जब इंटरव्यू के सामने मैंने बोला था कि प्राइस जो है दिसंबर तक पहुंचते पहुंचते $3000 पहुंचना चाहिए। एंड इसमें एक बड़ा इम्पिटस आएगा अमेरिका का इलेक्शन। अमेरिकन इलेक्शन हो चुका है एंड नया गवर्नमेंट जनवरी 5 को आ जाएगी। उनका अगर अगला क्वार्टर देखेंगे तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड काफी बढ़ने वाला है। उनका फेड रेट में कमी होगा, इन्फ्लेशन को डोनाल्ड ट्रम्प का प्रॉमिस है कम करेंगे। तो ओवरऑल जो उनका हो सकता है, एक्सपेक्टेड है कि उनका एक जो इंडस्ट्रियल सिनेरियो है उनका टैक्सेशन में और कमी होगी। वो जो मार्केट उछाल आएगा, अमेरिका इज ए लार्जेस्ट कंज्यूमर वर्ल्ड ओवर, जैसे इंडिया जैसा कंट्री काफी एक्सपोर्ट करता है, तो ये उछाल आने से ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव स्पिरिट आएगा। क्वार्टर 4 में मुझे उम्मीद है कि हम लोग $3000 भी क्रॉस कर जाएंगे। ओके अच्छा अजय जी एक सवाल आपसे, इकरा ने आपकी रेटिंग रिसेंटली अपग्रेड की है, ए नेगेटिव से ए इसे किया है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पर क्या असर पड़ना चाहिए आपके हिसाब से, और क्या क्रेडिट देते हैं, किन किन फैक्टर्स को क्रेडिट देते हैं इस रेटिंग अपग्रेड का? इसका इम्पैक्ट बहुत ही पॉजिटिव रहेगा इंटरेस्ट पे। पहले तो वेदांता के जो रिजल्ट है सेकंड तिमाही के, ये बहुत ही शानदार हैं। आपने नोट किया होगा इस क्वार्टर में हमारी जो एबिटा ग्रोथ है वो 44% है। इस फर्स्ट हाफ में जो एबिटा है ये हमारा हिस्टोरिकल ऑल टाइम बेस्ट है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना जो इस क्वार्टर में हुई है, हमारे बहुत सारे जो कॉर्पोरेट इनिशिएटिव्स हैं, हमने इस क्वार्टर में 1 बिलियन फ्रेश इक्विटी रेज की है थ्रू QIP, और हमने एडिशनल 400 मिलियन रेज किया है थ्रू आवर स्टेक सेल इन हिंदुस्तान जिंक। विद ऑल दिस चेंजेस हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो हमारी लिक्विडिटी है, जो कैश फ्लोज है, इसका इम्पैक्ट हुआ हमें रेटिंग पे हुआ है, जो AA- से AA हो गई है। इस केस में जो इन्वेस्टर्स हैं, डेट के जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग है वो सब कम होगी। ओवरऑल इसका इम्पैक्ट हम पे बहुत ही पॉजिटिव होगा। अच्छा एक चीज और अजय जी, बिजनेस डीमर्जर के बाद जो एल्यूमिनियम, ऑयल एंड गैस, पावर, स्टील या फिर फेरस मटेरियल्स है या फिर जो बेस मेटल बिजनेस है, ये जब अलग होंगे तो वो कब तक होने की उम्मीद है, और इससे वैल्यू अनलॉकिंग कैसी होनी चाहिए? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कंचन जी। एंड आपको पता है कि हमारा जो लास्ट स्टेप है डीमर्जर का, हमारी स्कीम NCLT में फाइल हो गई है अगस्त में। उसके बाद जो फर्स्ट हियरिंग है वो हुई है अक्टूबर में। कोर्ट का ऑर्डर रिजर्व्ड है। उसका जो अगला स्टेप है, वी हैव टू कॉल अ मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स एंड शेयर होल्डर्स। हमारा ये अनुमान है कि डीमर्जर प्रोसेस इस साल के अंत तक, मार्च तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो अभी एक बड़ा वेदांता है, ये 6 नए वेदांता के रूप में आगे आएगा, भले एल्यूमिनियम हो, जिंक हो, ऑयल गैस हो, पावर हो। उस केस में जो वैल्यू क्रिएशन है शेयर होल्डर्स के लिए वो बहुत बड़ी होने वाली है। ओके चलिए, शुक्रिया आप दोनों का ही आने के लिए CNBC आवाज पर, अरुण जी और अजय जी, और अर्निंग्स पर एलैबोरेट करने के लिए। गुड लक आपको कमिंग क्वार्टर्स के लिए। ब्रिजेश से क्विक कमेंट ले लेते हैं। वेदांता के स्टॉक पर 457 पर फिलहाल ट्रेड करते हुए, अर्निंग्स ऑल्दो स्ट्रॉन्ग रही हैं स्टॉक की। ब्रिजेश एक टेक चेक वेदांता पर। मैडम इस पर टेक्निकल भी थोड़ा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हाल ही में जितना करेक्शन होना था वो हो चुका है। 450 के जो आसपास का जो लेवल है एक डिमांड जोन है, यहाँ पे थोड़े से कॉल राइटर्स भी अपने पोजीशंस बना रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि 450 के आसपास अगर किसी को ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के नजरिए से अगर लॉन्ग बेट लेना है तो ले सकते हैं, या फिर किसी के पोजीशन है जहाँ पे वो स्टक है 450 के आसपास इसमें एवरेज भी किया जा सकता है। जो पुल बैक जो देख रहा हूँ मैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से 480 से 485 तक के लेवल का मैं पुल बैक देख रहा हूँ। पी नहीं पा रही हूँ। ओके चलिए, तो ये रह रही वेदांता पर। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक इस बार कुछ और इंटरेस्टिंग खबरें आपके लिए लेकर आएंगे। आप देखते रहिए मिड कैप मंत्रा। कैप मंत्रा कुछ और खबरों की ओर रुख करते हैं, और 1 दिसंबर से आपको अनचाहे कॉल से छुटकारा मिल सकता है। ट्राई के चेयरमैन अनिल लाहोटी का कहना है कि इसके लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। अब तक 18 लाख मोबाइल नंबर ब्लॉक किए गए हैं। हमारे संवाददाता सीमन चंदा से खास बातचीत में उन्होंने ये भी बताया कि ट्राई जल्द ही सैटेलाइट स्पेक्ट्रम पर अपनी सिफारिशें दूरसंचार विभाग को भेजेगा।
हमारे साथ इस वक्त TRAI चेयरमैन है। सर, सबसे पहले तो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को स्ट्राइड ने ओपन हाउस भी कर लिया। हम कब तक एक्सपेक्ट करते हैं कि रिकमेंडेशंस सरकार को भेजी जाएंगी? On the satellite spectrum, we have had a wide-ranging consultation in which we have received large number of comments from the various stakeholders and also counter comments, as well as we have received lot of inputs during the open house discussions which was held on 8th November. All these vast comments are currently under examination. We'll examine, deliberate all these, and then we'll come out with the recommendations. सर, इसके साथ साथ अनसॉलिसिटेड कॉल्स को लेकर के कई सारे आपने कदम उठाए हैं। रेगुलेशंस जो है ट्रेसेबिलिटी का 1 दिसंबर से लागू होने वाला है। उम्मीद करें कि अनसॉलिसिटेड कॉल्स खत्म हो जाएंगी तब? On the unsolicited calls, a large number of steps have been taken by TRAI, which included, the commercial calls which were coming from registered telemarketers as well as from the unregistered telemarketers. And on the registered telemarketers, there has been a significant control on the unsolicited commercial calls, and whatever issues were there, those have also been addressed, by way of doing a very detailed audit of the various headers and content templates, etc. In respect of the unregistered telemarketers, where the people were using the normal personal numbers for making commercial calls, we have already taken, as you are aware, in the month of August, we issued a stringent directive to all the telecom companies that if it is found that any entity is misusing these resources, then all their numbers allotted to them, which could be running into hundreds, should be disconnected, and the entity should be blacklisted and should not be given numbers by any other telecom service providers. This has proved to be very effective. Already more than 18 lakh numbers have been disconnected, which were found to be misusing the number, and more than 800 entities have been blacklisted. So this is, I think, and the impact of this action is quite visible. चलिए फटाफट से कीस्टोन रियल्टर्स के नंबर्स आए हैं, उस पर नजर डालते हैं। स्टॉक क्योंकि 8% ऊपर कारोबार कर रहा है, मुनाफे में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। 4 करोड़ से बढ़कर मुनाफा सीधे 66 करोड़ हुआ है सालाना आधार पर, और इसीलिए ये रिएक्शन स्टॉक में देख रहे हैं एकाएक बिल्डअप होते हुए स्टॉक प्राइस में। 618 से घटकर 533 करोड़ कंसोलिडेटेड आय रही है कीस्टोन रियल्टर्स की, लेकिन मुनाफा अब देखना होगा कि यहाँ पे क्या कोई एक्सेप्शनल गेन है, क्योंकि अगर आप एबिटा देखेंगे तो वहाँ भी ग्रोथ देखने को मिली है। पिछले साल इसी तिमाही में 14 करोड़ का एबिटा घाटा था और इस बार 81 करोड़ का एबिटा हुआ है। तो एक तरीके से देखा जाए एबिटा फ्रंट पर कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है, और कंसोलिडेटेड मुनाफा तो बड़ा है ही, 4 करोड़ से बढ़कर 66 करोड़ के आसपास रहा है। कंपनी का आय थोड़ी नीचे रही है, लेकिन इंपॉर्टेंट एबिटा और मुनाफे के नंबर्स जहां पर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है। स्टॉक 7% ऊपर कारोबार करते हुए आज के सेशन में। चलिए रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट जल्द वापस आते हैं। इस पर राय लेते हैं, ब्रिजेश अहल हमारे साथ बने हुए। एक बार बायोकॉन के स्टॉक को लेकर आते हैं, जहां पर पॉजिटिव न्यूज फ्लो का इम्पैक्ट देखने को मिला है और स्टॉक एक अच्छे मोमेंटम में आज के कारोबार में। एक बार देखिए बायोकॉन को और बताइए पॉजिटिव न्यूज डेवलपमेंट का रिएक्शन है स्टॉक पर, लेकिन स्ट्रेंथ को होल्ड कर रहा है न्यूज के बावजूद। अब दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है, 8% ऊपर बायोकॉन। बताइए आप कमेंट्स। आई थिंक री रेटिंग के बाद मुझे लगता है कि बायोकॉन में थोड़ा सा तेजी देखने को मिला है, तो इसमें एक बाउंस बैक की अपॉर्चुनिटी है। तो मुझे लग रहा है कि 370-375 तक का एक आपको चाल देखने को मिल सकता है, वहां पे एक बार प्रॉफिट बांध ले, क्योंकि ये रेंज है वो सप्लाई पॉइंट है, बट मोमेंटम इसमें पॉजिटिव है, तो पोजीशंस है तो होल्ड रखना चाहिए। 370-375 का रेट हमको देखने को मिलना चाहिए। ओके चलिए, शुक्रिया ब्रजेश शो में आने के लिए और सभी स्टॉक्स पर अपने कमेंट्स शेयर करने के लिए। फटाफट से लेकर आते हैं क्लाइंट नंबर 1 का अपडेट। इस हफ्ते मुकाबला चल रहा है इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रानर, वेवस्ट्रैटेजी.com के आशीष क्याल, कोटक सिक्योरिटीज का मूल उठावले के बीच में दिखाते हैं रिटर्न की स्थिति। लीड कर रहे हैं पंकज। शुरुआती मुकाबले में 2.25% के रिटर्न इनके पोर्टफोलियो की तरफ से। आशीष क्याल का पोर्टफोलियो 0.56%, अमूल का पोर्टफोलियो 1.76% का रिटर्न दे रहा है। इसी के साथ एक ब्रेक के उस बाद देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में बातचीत करेंगे सोनाटा सॉफ्टवेयर की, और हमारे साथ जुड़ेंगे कंपनी के CFO जगन्नाथन चक्रवर्ती। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।